फिर अगली फैक्टर वो लिखते हैं, और वो फैक्टर वो है जिसकी वजह से अभी इसराइल की एग्जिस्टेंस है, असल में वही चीज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो है एब्सोल्यूट अटैचमेंट टू यूएस। इस वक्त देखिए कि वो कहते हैं कि एक तरफ डोमेस्टिक टर्मोइल है और सारी जो डिपेंडेंस है इसराइल ने वो अमेरिका के ऊपर कर लिया, खासकर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारी उम्मीदें इन्होंने लगा दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, और डोनाल्ड ट्रंप को जो लेफ्ट देखता है एज अ सेवियर एंड ब्रिंगर ऑफ पीस, और जो राइट विंग है जैसे नेतन्याहू, इट होप्स फॉर द डीपॉपुलेशन ऑफ गाजा ऑन हिम, यानी लेफ्ट उसको एज अ पीस ब्रिंगर के तौर पर देख रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के मुल्क भी यही कह रहे हैं कि वो अमन लेकर आएंगे, बाकी भी यही बात होगी ट्रंप साहब जंगे रुकवाएंगे, और जो राइट है वो उसके ऊपर बैट लगाकर बैठा है कि यही तो वो बंदा है जो गजा को डीपॉपुलेट करेगा। तो एक मुकम्मल जो डिपेंडेंस है ट्रंप के ऊपर, देखें इसराइल जो है वो उसकी कॉलोनी एक कलेक्टिव वेस्ट की सपोर्ट के साथ है, खाली अमेरिका कुछ नहीं, एक कलेक्टिव वेस्ट की सपोर्ट है, और वेस्ट आपके सामने कलेक्टिवली अब उस तरह से साथ नहीं खड़ा, और सैंक्शन सबसे बड़ी मिसाल है। फिर अगली बात वो लिखते हैं, लीडरशिप डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, और यही वो हकीकत है कि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बगैर, मैंने आपको कई बार मिसाल दी कि न्यूक्लियर का मतलब यह नहीं है कि आप चला दे, ताकत का मतलब यह नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए और उसको हर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, ताकत जितनी इस्तेमाल होती है उतनी घटती है। तो ये जो एरोगेंट और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप बैठी हुई है, ये रियलिटी से डिटैच है, और ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डिटैच फ्रॉम द रियलिटी अमिड ग्रोइंग एंजाइटी अमंग सेटलर्स। ये इस बात को नहीं देख रही कि इजरायली सेटलर्स किस तरह से छोड़कर जा रहे हैं और उनके अंदर एंजाइटी जो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। और फिर वो शार्पली उन्होंने क्रिटिसाइज किया नेतन्याहू को, accusing him of being fixed on spreading conspiracies। अजीबोगरीब ये कंस्पिरेसीज जो है वो फैला रहा है, और absolving himself of responsibility, अपने आप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर ये मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैला रहा है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, नेतन्याहू को कैसे याद रखा जाएगा? नेतन्याहू विल बी रिमेंबर्ड इंटरनली एज द लीडर हु ब्रॉट इजराइल ऑन द ब्रिंक ऑफ रियून। बाकी दुनिया तो उसको देख रही है, जो आलमी अदालत का फैसला है उसी मुताबिक देख रही है, एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देख रही है। इंटरनल इजरायली सेटलर्स उसको कैसे देख रहे हैं, ये इस तरह से याद रखा जाएगा, वो इजरायली लीडर, वो वज़ीर आज़म जो इजराइल को ऑन द ब्रिंक ऑफ रियून, तबाही के दहाने के ऊपर लेकर आया, इसको ऐसे याद रखा जाएगा। एंड इंटरनेशनली और आलमी सतह पर इसको कैसे देखा जाएगा? एज अ मैस मर्डर। हैरेड्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, कंज्यूम्ड बाय मेसियानिक एस्केपिज्म, वही मसीहा वाली जो आइडियोलॉजी है, मेसियानिक एस्केपिज्म से मुराद यह है कि वो उसी के अंदर रहना, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे हट करके वो बस हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मसीहा ने आना है और थर्ड टेबल बनना है और फिलिस्तीनियों को यहां से निकालना है, मतलब उसी के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी से दूर, जो कि एक चीज फेक आइडियोलॉजी, और उस पर हम बात कर भी चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डीपनिंग डिवाइड, सबसे बड़ी चीज कि पॉलिटिकल एलीट जब आपस में लड़ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम इज बिजी डीपनिंग इंटरनल डिवीजन इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग इजराइल फ्रॉम द ruins ऑफ जुडिशियल अपहीवल एंड एंडलेस वॉर। बजाय इसके कि जो पॉलिटिकल एलीट है और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इजराइल को एंडलेस वॉर से निकाल कर सही डायरेक्शन के पर डाले, ठीक है, और जो तबाही हो चुकी है रीबिल्डिंग की तरफ जाए, लेकिन यहां पर तो इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। नेतन्याहू हैज नो विजन फॉर द फ्यूचर, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और बार बार हम रोजाना यही बात कर रहे हैं कि जो गजा की ये सारा जुल्म कर रहे हैं, और भाई गजा पर कब्जे से कौन सा मामला हल होने वाला है? ये कोई रास्ता नहीं जो इजराइल ने लिया है। तो ही हैज नो विजन फॉर द फ्यूचर, ओनली फर्दर डिस्ट्रक्शन, सिर्फ और सिर्फ तबाही। तो ये बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट है जो हैरेड्स की जानिब से सामने लाई गई है, और ये इस बात का सबूत है कि इजराइल का अल्टीमेट अंजाम क्या होने वाला है। अब वो एड रोक कर बैठा हुआ है, वो बमबारी कर रहा है, इस सब का हिसाब किताब होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा हिसाब किताब यही है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप के अंदर जब वो कोलैप्स कर जाए। तो ये एक सूरत हाल हो गई। और आयरलैंड के एक एक्टर हैं जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन के फेमस एक्टर हैं, उन्होंने फलस्तीन के नाम एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमने 700 साल तक, आयरलैंड के लोगों ने 700 साल तक एम्पायर के खिलाफ जदोजहद की और हम रुके नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लड़ते रहे। और मेरा यही पैगाम जब वो पैलेस्टीनियंस को है। रशिया ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। रशिया ऑफिशियल रीट्रीट ऑफर टू फैसिलिटेट यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ये रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है वो आई है। और रशिया बार बार ये बता रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और 8 न्यूक्लियर प्लांट्स है वो लगाने जा रहा है। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है, बड़े राब्ते हो रहे हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं। दुनिया तय कर रही है कि उसने किसके साथ जाना है, किस डायरेक्शन में चलना है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस करनी है, चाइना पर करनी है, ब्रिक्स में जाना, क्या करना है। बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही है। एक तो रशिया ने अनाउंस किया है कि उनकी अमेरिकन के साथ थर्ड राउंड होने जा रहा है, ये कल उनकी अनाउंसमेंट आई, ठीक है। जो रशिया और अमेरिका के
जो नेगोशिएशन शुरू हुए जिसका आगाज सऊदी अरेबिया से हुआ, उसका थर्ड राउंड होने जा रहा है। दूसरा, अमेरिका और चाइना की मुलाकात 2 दिन जारी रही है लंदन के अंदर, जो इख्तिताम पजीर हो गई और ट्रंप ये कह रहा है कि हमारी डील तय हो गई है और चीन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स देगा। अच्छा, चीन पहले भी रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था, वो तो ट्रंप ने जो तिजारती जंग छेड़ी तो उसको ट्रंप की ये कैलकुलेशन थी कि चीन इस सब के बावजूद भी पीछे हट जाएगा, लेकिन चीन का जो रिएक्शन आया वो तो बड़ा गैर मामूली था और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और एम्बैरेसमेंट भी हुई। अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स ट्रंप कह रहा है कि चीन देगा, अच्छा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स देगा, लेकिन अब जो है वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से देगा, क्योंकि अब तो अमेरिका को उसने देख लिया कि इस पर ये किसी भी वक्त कोई भी फैसला ले सकता है। तो पहले जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था, ट्रंप कह रहा है कि अब भी उसी तरह सप्लाई करेगा, तो अब और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से होगा। यानी ट्रंप ने इस सारे खेल में, इस तिजारती जंग में अचीव कुछ भी नहीं किया, कोई चीज उसने चाइना से मनवाई नहीं है, ठीक है। ये तो पहले भी चाइना सप्लाई कर रहा था, तो उसमें क्या मसला था, तो इसमें उल्टा अमेरिका एक्सपोज हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी मार्केट से साफ हो गए। दूसरी बात यह कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स होने जा रही हैं। तीसरी बात यह कि ईरान और अरब्स की मुलाकात ओस्लो में किसी भी वक्त होने जा रही है। और अगली बात यह है कि मॉस्को के अंदर एक गैर मामूली एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो 9 जून से शुरू हो चुकी है, बड़ी गैर मामूली, और उसका नाम ही उन्होंने फ्यूचर रखा है, फ्यूचर 2050 और मल्टीपोलर वर्ल्ड। फ्यूचर 2050 मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है। और इसमें जो शुरका हैं ये उनकी वजह से ज्यादा फेमस है, भाई कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं। इसमें जो वेस्ट के वो लोग जो एंटी यूक्रेन वॉर हैं, जो एंटी नेटो हैं, जो एंटी डीप स्टेट हैं, वो सारे जो है वो इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम अक्सर कोट भी करते रहते हैं, जिसमें प्रोफेसर जेफरी हैं, और ये अमेरिका के इस वक्त जबरदस्त थिंक टैंक्स है, और इजरायली लॉबी को सबसे ज्यादा ये वहां पर एक्सपोज कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा था, जिसको फिर ट्रंप ने जिनका क्लिप भी शेयर किया था, इन्होंने कहा था कि अमेरिका का सदर असल में नेतन्याहू है और पिछले 20 साल से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उसने चलाई और मिडिल ईस्ट की जंगों में ये बंदा हमें घसीट कर लेकर गया और हमने सिर्फ नुकसान उठाया। ये वो प्रोफेसर जेफरी वहां मॉस्को में पहुंचे हुए हैं। जॉर्ज गैल्वे ये जबरदस्त फलस्तीन के सपोर्टर हैं और बर्तानिया के फेमस ये पॉलिटिशियन हैं और फेमस पर्सनैलिटी हैं। इसके अलावा एलेक्स जॉन्स ये अमेरिका के फेमस जर्नलिस्ट हैं, और इलोन मस्क के जो फादर हैं वो भी यहां पर शरीक हुए हैं, और जैक्सन हिंकल ये फेमस जर्नलिस्ट है अमेरिका के, और अभी यमन से होकर आए हैं। ये सब ज्यादा इस वक्त आवाज उठा रहे हैं फलस्तीन के लिए, ये वहां पर शरीक हुए हैं। और अब जो वेस्टर्न मीडिया है उसको बहुत इस पे जलन हो रही है कि भाई ये लोग वहां पर क्यों बैठे हुए हैं, तो उनके हवाले से अजीबोगरीब हेडलाइंस भी लगा रहे हैं। तो मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। पहले तो मॉस्को टाइम्स, द फाइट फॉर सोल्स एंड माइंड्स, एलेक्स जॉन्स, जॉर्ज गैल्वे, एरोल मस्क जो कि उनके फादर हैं, एंड मोर अटेंड फार राइट फोरम ऑफ द फ्यूचर इन मॉस्को। उन्होंने कहा ये किसकी लड़ाई है? सोल्स एंड माइंड्स की लड़ाई है, ठीक है ना। ये यानी कि उस निजात की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, यानी ये जो सारा वेस्ट के साथ लड़ा जा रहा है। फॉरेन मिनिस्टर सरजाई लेवरोव रिमार्क्स एंड आंसर टू द क्वेश्चन एट द फोरम ऑफ द फ्यूचर 2050। अब ये सरजाई लेवरोव जो है वो उसके अंदर मेहमान खुसूसी, और यूक्रेन का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स ग्रैब रशियन कैश लिजिटिमाइजिंग क्रेमलिन प्रोपेगेंडा एट मॉस्को फोरम ऑफ द फ्यूचर 2050 के पैसा लेकर इन्होंने देखो कि क्या रशिया का जो प्रोपेगेंडा है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और द गार्डियन लिख रहा है, वेस्टर्न गेस्ट इंक्लूडिंग इलोन मस्क फादर टू स्पीक एट प्रो प्यूटन ओलिगार्क्स मॉस्को फोरम। क्योंकि ये प्यूटन के करीबी जो पर्सनालिटी हैं उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई, तो वो कह रहे हैं कि देखो कितनी बाइस्ड है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई किस किस सतह के ऊपर इस वक्त जारी है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई। फिर आप देखिए रशिया 2050, द एम्पायर स्ट्राइक्स अगेन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट यूजफुल इडियट्स। मतलब वेस्टर्न मीडिया इन लोगों को जो कि एंटी नेटो हैं, जंगों के खिलाफ हैं, डीप स्टेट को सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, उनको यूजफुल इडियट्स है वो नाम दे रहे हैं। तो यहां पर यह बात सामने आ रही है कि पैरेलल सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं। देखिए ना कि गजा की जंग में आपने सबसे ज्यादा इसको देखा होगा कि कवरेज कितनी मैटर करती है, कैसे सीएनएन ने यहां पर कवरेज की, कैसे बाकी मीडिया ने आकर यहां पर किस एंगल के साथ जो है वो कवरेज की। ये बताते थे कि बमबारी हुई और उसमें जो है वो लोग डाइड हो गए, किल्ड नहीं लिखते, डाइड लिखते, और ये भी नहीं बताते कि ये बमबारी किसने की, ठीक है। तो हमने वो सारा देखा है। तो मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है और शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है। तो अब चूंकि बिल्कुल पैरेलल वो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, वो करेंसी के हवाले से, वो इकोनॉमी के हवाले से, वो मिलिट्री अलायंसेस के हवाले से, तो वो मीडिया के हवाले। अब देखिए ना, अल जजीरा उसने पूरे वेस्टर्न मीडिया को टक्कर दी है, तो उन्होंने भी एक मिसाल कायम की है। तो इसी तरह ये अपना एक पैरेलल सिस्टम लानी, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। अगली बात यह है कि रशिया बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर कैपिटल के ऊपर फायर हो रहे हैं। जमीनी फौज उनकी पीछे हट रही है यूक्रेन की, और रशिया की फौज आगे, और सेंट्रल यूक्रेन तक वो 2 दिन पहले पहुंच गए थे। अब मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। रशिया हिट्स कीव ओडेसा इन लार्ज स्केल एरियल असॉल्ट। ओडेसा जो है ये आखिरी उनकी बंदरगाह है, जिसके बाद ब्लैक सी से उनका रास्ता कट हो जाएगा और इसकी तरफ देखिए रशिया को उन्होंने डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की है। कभी वो कर्सक के अंदर घुस गए, कभी डीप इनसाइड अटैक कर दिया, लेकिन रशिया को पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और उनको डायरेक्शन ये है कि यूक्रेन को मुकम्मल कंट्रोल में लेना है। यही वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है जो नेटो को होगी।
तो रशिया डाइवर्ट नहीं हो रहा। कर्स्क पर भी यूक्रेनी फौज घुस गई तो आप देखिए कि प्यूटन पैनिक नहीं हुआ, उसने पहले डिफेंसिव मेजर्स लिए, ऑफेंसिव नहीं। पहले कुर्स्क से कई महीने लगाकर उन्होंने यूक्रेनी फौज को फारिग किया और फिर उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो अपना ऑफेंस है उसको बढ़ाया है, यानी एक पूरी प्लानिंग के साथ। रशिया सेज रेडी टू रिपेल एनी थ्रेट फ्रॉम नेटो बाल्टिक सी एक्सरसाइज। अब वो नेटो के साथ भी एक, चूंकि ऊपर जो बाल्टिक सी है, फिनलैंड और वो सारा, वहां पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और रशिया कह रहा है कि ये हमारे साथ जंग की ये तैयारी हो रही है और हम जंग के लिए तैयार हैं। अब देखिए रशिया और नेटो की जंग। Russia is closely monitoring NATO's ongoing military exercises in the Baltic Sea and has taken all necessary measures to counter any perceived threats from the alliance. The drills form part of alliance broader effort to enhance operational readiness in the region. NATO ये कह रहा है। Moscow accuses NATO of unified anti-Russia strategy. तो रशिया भी अपनी एग्जिस्टेंस की जो जंग है वो उसको लड़ रहा है, क्योंकि अगर रशिया हार गया तो इसको कई हिस्सों में तकसीम जब कर दिया जाएगा, ठीक है, और अपनी मर्जी का सिस्टम जब वहां पर लाया जाएगा तो रशिया कभी पीछे नहीं हटेगा और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। नेटो कोलैप्स हो जाएगा, यानी नेटो खत्म हो जाएगा अगर वो ये जंग हार जाता है। और यूरोपियंस वो सिर्फ इसी वर्ल्ड व्यू के अंदर देख रहे हैं कि भाई रशिया को हमने नहीं जीतने देना। हालांकि रशिया के साथ बातचीत भी हो सकती है, आगे भी बढ़ा जा सकता है। प्यूटन ने तो एक बार कहा कि हम तो नेटो का भी हिस्सा बन जाएंगे, इसमें क्या मसला है। तो G8 का हिस्सा था रशिया, ठीक है, लेकिन ये जो है ना डीप स्टेट्स और ये कि उनको डिस्ट्रॉय करना, यहां पर मामला जब वो खराब हुआ है। तो रशिया के साथ वेस्ट को बात करनी चाहिए, यूरोप को, और रशिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ये तसादुम ही रहता है और यही वर्ल्ड व्यू रहता है कि भाई रशिया को नहीं जीतने देना, तो रशिया तो हार कबूल नहीं करेगा, फिर उसका नतीजा जो भी निकले। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें इजाजत।